आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। 46 रक्षाबंधन। अब तक आपने पढ़ा। तब राज अपनी बात आगे बढ़ाता और प्रिया से कहता है, प्रिया तुम्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए था। आखिर तुम इतने बड़े परिवार को एक लौटी बेटी हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब कुछ बताता हूँ। जब वीर ने अपने ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन जब उसे अपने खुद के माँ बाप ने उसे अपने घर से निकाल दिया था, तब वो दर दर भटकने लगा था। तब पता नहीं कैसे कि वीर के पास एक टेम्पलेट आ गया जिसमें शालिनी अपने लिए एक ऐसा इंसान ढूंढ रही थी जो उसके साथ 5 साल तक के लिए कॉन्टैक्ट मैरिज करे। तब वीर शालिनी के पास गया था। किसी को कुछ बताना नहीं था, इसलिए शालिनी को वीर की एज से कुछ फर्क नहीं पड़ा और उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली और शालिनी ने उसके बदले वीर की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। इसी बीच वीर ने सोचा कि वो शालिनी के साथ अपना रिश्ता कायम रखेगा, लेकिन शालिनी ने कभी भी उसका हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की और आज इसी का फल है। असली वीर तो उसी दिन मर गया था जब उसने मुंबई यूनिवर्सिटी की छत से कूदकर अपनी जान दे दी, जो कि सबको पता है, लेकिन ये सच नहीं है। जब प्रिया राज की लास्ट बात सुनती है तो उसका दिल धड़कने लगता है और वो राज से पूछती है, तो फिर क्या सच है राज? जिस पर राज कहता है, क्योंकि उसे मारा गया है। और उसे किसने मारा पता है? शालिनी के सगे भाई निखिल राठौर ने, जिसे तुमने सुबह देखा ही होगा, जो वीर को मारने आया था। निखिल को ऐसा लगता है कि वीर उस दिन बच गया था, इसलिए वो बार बार वीर को मारने की कोशिश कर रहा था और वो अपने प्लान काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। अगर उस दिन तुम उस रास्ते से नहीं गुजर रही होती तो शायद हम फिर से वीर को खो देते। वीर के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई सुनकर प्रिया वहीं पर सोफे पर एकदम से बैठ जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। अब आगे चैप्टर 46। तो चलिए शुरू करते हैं इस नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। प्रिया धम से सोफे पर बैठ जाती है और अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि उसको वीर की इतनी बड़ी सच्चाई जान उसे शौक लगा था। वही राज भी कुछ देर चुप रहता है। कुछ ही देर बाद राज प्रिया से कहता है, प्रिया अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना है। मुझे और वीर को शालिनी के ऊपर शक है कि उसने ही जानबूझकर वीर को मरवाया था, क्यों पता नहीं, लेकिन हम जल्द ही पता कर लेंगे। जिस पर प्रिया को और शौक लगता है और वो राज से कहती है, क्या लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? तब राज कहता है, मुझे और वीर को जहां तक शक है कि वो वापस अपने वीर के पास जाना चाहती थी। उसने वीर का पता भी लगवा लिया था, लेकिन जाने से पहले वो वीर का काम खत्म करना चाहती थी। इसलिए जब निखिल ने उसे मारा तो उसने कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो तो खुद चाहती थी कि वीर खत्म हो जाए। तब प्रिया राज से पूछती है, लेकिन क्यों? वो उससे तलाक भी तो ले सकती थी, तो उसने क्यों नहीं रोका निखिल को? तब राज कहता है, पता नहीं, वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। शायद शालिनी जान चुकी है कि कोई उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सतर्क हो गई है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो वापस से वीर के पास क्यों आना चाहती है। और जब वीर ने उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करके भेजा था तब भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इनफैक्ट जब उसने वीर को मिलने बुलाया था तब वो उससे नहीं मिली। करना क्या चाहती है ये? जिस पर प्रिया भी सोचने लगती है कि आखिर शालिनी क्या मकसद है। इधर वीर अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था। ठीक है, आप कल सुबह तक वी पैलेस में राठौर कंपनी के शेयर के पेपर भिजवा दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। इतना कहकर वीर कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद वीर अपने आप से कहता है, अब मजा आएगा गेम खेलने में जब टक्कर बराबर की होगी। तभी उसके कमरे का डोर नॉक होता है। तब वीर होश में आता है और कहता है, अंदर आ जाओ। जिस पर डॉक्टर रीत अंदर आती है, जिसे देखकर वीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे शौक लगा हो। क्यों? रीत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वीर उसकी खूबसूरती देखने में ही खो गया था। उसे पता ही नहीं चला कि रीत उसके पास जाकर कब खड़ी हो गई। रीत धीरे से वीर के कान में कहा, ब्यूटीफुल लग रही हूँ न। जिस पर वीर के मुंह से भी निकल जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे वीर को एहसास होता है कि अभी अभी उसने क्या कहा, तभी उसे रीत के हंसने की आवाज आती है, हाँ हाँ। जिस पर वीर को और ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है कि कैसे वो उसको ऐसे देख सकता है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो रीत से कहता है, तुम तो वही हो ना जिसने मेरा इलाज मुंबई में किया था। जिस पर रीत हंसते हुए कहती है, हाँ वो मैं ही थी। उसके बाद मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया था, उसके बाद से मैं यही हूँ। उसके बाद दोनों की बातें शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। बातों बातों में वीर को पता चला कि रीत अभी सिंगल है। वही रीत वीर की ड्रेसिंग कर रही थी। वही सौम्या कल रक्षाबंधन की तैयारी कर रही थी। उसने वीर के लिए स्पेशल तैयारी की थी। आज तक तो उसने कभी रक्षाबंधन मनाया ही नहीं था, इसलिए अब को बार उसने सोच लिया था कि वो इस बार अपने वीर भाई के रखी बांधेगी। ये सोचकर सौम्या बहुत खुश लग रही थी। वही स्टडी रूम का माहौल अभी भी गर्म था। प्रिया राज से कहती है, शालिनी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। शायद उसे पता लग चुका था कि वीर हॉस्पिटल में है, इसलिए वो उससे मिलना चाहती होगी, लेकिन वीर उसके मिलने से पहले ही यहाँ आ गया है। जिस पर राज कहता है, हाँ हो सकता है। फिर कुछ देर इधर उधर के बातों के बाद प्रिया वी पैलेस से चली जाती है।
वही वीर के कमरे में रीत ने वीर को ड्रेसिंग कर दी थी। उसके बाद रीत वीर से कहती है अच्छा वीर अब मैं चलती हूँ, कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जिस पर वीर हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वीर रीत से पूछता है अब कब आओगी, जिस पर रीत कहती है क्यों मुझे मिस करोगे, जिस पर वीर कहता है बहुत। तब रीत उसका रिप्लाई करती है अच्छा जी मुझे मिस किया जाएगा, कोई ना मैं कल सुबह फिर आ जाऊंगी मिलने। तब वीर खुशी से कहता है सच में। तब रीत कहती है हाँ बाबा कल सुबह मैं जरूर आऊंगी, इनफैक्ट मैं रोज आऊंगी जब तक तुम पूरी तरीके से सही नहीं हो जाते हो। कि अब मैं चलती हूँ, बाय कल मिलते हैं। जिसके बाद रीत वहां से चली जाती है। उसके बाद वीर भी आराम से अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। अगली सुबह सौम्या अपनी तैयारी में लगी थी क्योंकि आज रक्षाबंधन था और उसके साथ ही आज सहगल इंडस्ट्री में वीर के फैशन डिज़ाइन लॉन्च होने थे, इसलिए आज के लिए सबका दिन बहुत बड़ा था। वही वीर अपने कमरे में अभी भी सो रहा था कि तभी सौम्या धीरे से वीर के कमरे का डोर खोलती है और धीरे से कमरे में अंदर आती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर वीर को देखती है कि वीर अभी सो रहा है तो सौम्या अपने आप से कहती है भाई तो अभी सो रहे हैं। सौम्या ने बहुत धीरे से ही कहा था लेकिन वीर ने सुन लिया था और उसकी नींद खुल गई थी। वो अपनी आंखें खोलकर सौम्या को देखता है जिसका चेहरा आज बहुत खिला खिला लग रहा था। वीर सौम्या को देखकर कहता है क्या हुआ सौम्या, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो। तब सौम्या वीर से कहती है वो भाई मैं आपको राखी बांधने आई थी, आज रक्षाबंधन है न इसलिए, लेकिन आप अभी तक सो रहे थे इसलिए मैंने सोचा बाद में बांध दूंगी। जिस पर वीर कहता है अरे तो मैं अब जग गया हूं ना, तो अब बांध दो। जिस पर सौम्या कहती है सच्ची। तब वीर कहता है मुच्ची। उसके बाद सौम्या वीर को राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद सौम्या वीर को अपने हाथ की बनाई हुई मिठाई खिलाती है। उसके बाद सौम्या वीर के सामने अपना हाथ आगे करती है। तब वीर कहता है क्या हुआ, तू ऐसे हाथ आगे क्यों कर रही है। जिस पर सौम्या कहती है भाई मैंने राखी बांधी है तो उसका नेक तो दो। जिस पर वीर कहता है अच्छा तो नेक भी देना पड़ता है क्या। तब सौम्या हाँ कहती है। उसके बाद वीर सौम्या से कहता है अच्छा राज बुला, फिर मैं तेरा नेक देता हूँ। लेकिन क्यों, मैं राज क्यों बुलाऊं। वीर की बात सौम्या वीर से कहती है अरे मेरी माँ उसे बुला तो फिर मैं बताता हूं ना। उसके बाद सौम्या राज को बुलाने चली जाती है। कुछ ही देर में राज भी वीर के कमरे में मौजूद था। राज के आने पर वीर राज से कहता है मैंने जो तुझे कल कहा था वो तूने किया। जिस पर राज हमें सर हिला देता है। तब वीर कहता है ला फिर दे वो फाइल। तब राज वीर के एक फाइल देता है। वीर फाइल लेने के बाद उसे खोलकर चेक करता है और उसके बाद वो फाइल वीर सौम्या के हाथों में देते हुए कहता है ये ले तेरा नेक। जिस पर नासमझी में सौम्या वीर से कहती है भाई ये क्या है, खुद खोल कर देख लो ना। उसके बाद सौम्या फाइल खोलती है लेकिन जैसे ही सौम्या फाइल में लिखे हुए शब्दों को पढ़ती है तो उसे शौक लगता है क्योंकि वीर ने अपनी कंपनी के 10% शेयर सौम्या के नाम कर दिए थे, जिस वजह से सौम्या को शौक लगा था। चैप्टर 47। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। सौम्या ये देखकर वीर से कहती है भाई लेकिन ये तो अभी। सौम्या अपनी बात वीर से कहने ही वाली थी लेकिन उससे पहले वीर सौम्या से कहता है सौम्या मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम परेशान मत हो, बस इसे अपना गिफ्ट समझ कर रख लो और कुछ नहीं, बस अब इसकी आगे बात नहीं होगी। चलो अब जाओ क्योंकि आज कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन है, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, हम अब जाओ। जिस पर सौम्या कुछ कहने को होती है लेकिन वीर कहता है जाओ सौम्या मैंने कहा न। तब सौम्या कमरे से बाहर जाने लगती है लेकिन डोर पर रुक जाती है, फिर पीछे मुड़कर वीर को देखती है। पता नहीं क्या सौम्या के मन में चल रहा था कि वो एकदम से भागकर वीर के गले लग जाती है और वीर से कहती है थैंक यू भाई, थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। जिस पर वीर कहता है अब तेरे बारे में नहीं सोचूंगा कि तो किसके बारे में सोचूंगा, अब चल जा, आंसू मत बहा क्योंकि ये तेरे आंसू बहुत कीमती है मेरे लिए, हम अब जा। जिसके बाद सौम्या वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वीर राज से कहता है राज जैसे मैंने कहा था वैसा ही हो जाना चाहिए, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। जिस पर राजवीर से कहता है कुछ नहीं होगा, मैं हूं न, सब संभाल लूंगा और तू अपने ऊपर ध्यान से, वैसे शालिनी तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है। जिसे सुनकर वीर का मुंह बन जाता है और वो उससे कहता है कहा यार तूने मुझे उसको याद दिला, खैर ये सब छोड़, अभी 10 बजे तक एक आदमी आएगा, वो तुझे कुछ पेपर देगा साइन कराने के लिए, तो उसे और उन पेपर को लेकर मेरे पास आ जाना, और हाँ वो पेपर बहुत कीमती है। तब राजवीर से पूछता है कैसे पेपर है वो, तब वीर खोई हुई आवाज में कहता है वो पेपर बहुत जरूरी है, बस इतना समझ लो कि अब टाइम आ गया है कि लोगों की उनको औकात दिखाई जाए। उसके बाद राज वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद राज और सौम्या कंपनी में थे और वीर भी आज अपनी कंपनी पहुंच गया। वीर इस वक्त व्हील चेयर पर था क्योंकि आज वीर का कंपनी में आना बहुत जरूरी था, उसके लिए भी और कंपनी के लिए भी। वही वो आदमी जो राठौर इंडस्ट्री के 50% शेयर के पेपर लाने वाला था, वो आदमी इस वक्त वीर के केबिन में उसके सामने ही बैठा था। इस वक्त वीर ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था, जिस वजह से वो आदमी वीर को नहीं पहचान सकता था। उस आदमी के सामने वीर की पहचान सिर्फ वी है, जो अभी फिलहाल बहुत पॉपुलर है और आने वाला समय बहुत पावरफुल बनने वाला है। वो आदमी अपने पास से एक फाइल निकालकर वीर के सामने रख देता है और कहता है सर इस फाइल पर आपके साइन चाहिए, इसमें साइन करने के बाद आपको राठौर
कंपनी के 50% शेयर्स आपके नाम हो जाएंगे। वही वीर उस आदमी को देखे जा रहा था। शायद वीर उस आदमी को परख रहा था, लेकिन वीर को उस आदमी में कुछ गलत नहीं लग रहा था। जिसके बाद वीर उस फाइल को पढ़ता है, उसके बाद उस फाइल में साइन कर देता है। उसके बाद वीर और वो आदमी दोनों हाथ मिलाते हैं और वो आदमी वीर के केबिन चले जाते हैं। उसके बाद वीर टाइम देखता है कि 12 बजने में अभी टाइम है, क्योंकि करेक्ट 12 बजे उसके डिज़ाइन लॉन्च होने थे, इसलिए वीर बाकी का काम करने लगता है। जल्दी ही 12 बज जाते हैं और इस वक्त वीर के केबिन राज और सौम्या दोनों मौजूद थे। वही वीर अपने लैपटॉप में देखे जा रहा था। जैसे ही 12 बजे उसके सभी डिज़ाइन लाइव हो गए थे और उन सबको प्लान सक्सेसफुल रहा था। अब इंतजार था तो उनके ऑर्डर आने का अभी 1 मिनट भी नहीं बीता था कि कंपनी में ऑर्डर आने स्टार्ट भी हो चुके थे और 1 घंटे के अंदर ही जितना स्टॉक मार्केट में उतारा गया था सब बिक चुका था। इतनी बड़ी सक्सेस के होने के बाद कंपनी में खुशी का माहौल था और वीर के केबिन में अलग ही माहौल था, क्योंकि वीर को अभी संतुष्टि नहीं मिली थी, इसलिए वो अभी अपनी सोच में था। वही वीर के सामने सौम्या और राज दोनों बैठे थे। वो एक तक ही वीर को देखे जा रहे थे। कुछ सोचकर वीर उन दोनों की तरफ देखता है जो उसे ही देखे जा रहे थे। वीर उन दोनों की ओर देखकर कहता है, स्टॉक बाओ और इसे अगले हफ्ते तक वर्ल्ड वाइड लॉन्च करो, स्टाफ कम पड़े और हायरिंग करो, पैसों की चिंता मत करना, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए और अब तक सभी ने अच्छा काम किया है, उनके लिए इस 3 महीने का बोनस और स्ट्रॉ खर्चा कंपनी उठाएगी। अपनी बात खत्म करने के बाद उन दोनों के चेहरे को देखने लगता है। वो सोच रहा था कि ये लोग कुछ रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसके उल्टा ही दोनों ही खुश हो जाते हैं और उसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं और ये खबर पूरी कंपनी में फैल जाती है, जिससे सभी एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाते हैं। और वही सौम्या न्यू हायरिंग के लिए नोटिफिकेशन डाल देती है। इतनी बड़ी सक्सेस होने बाद इंडिया में हड़कंप मच गया था, क्योंकि सहगल इंडस्ट्री ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 1 घंटे के अंदर ही अंदर इतने सारे ऑर्डर कोई मामूली बात थोड़ी है, जिस वजह इंडिया में जितनी भी कंपनियां था उन सभी में हलचल तेज हो गई। कोई सहगल इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहता था तो कोई उनके नए सीईओ से मिलना चाहते थे और कुछ लोग थे जो उसको फिर से गिराना चाहते थे। उन्हीं में से राठौर इंडस्ट्री थी। राठौर इंडस्ट्री में इस वक्त बहुत तनाव का माहौल था, क्योंकि उनके भी डिज़ाइन भी उसी वक्त लॉन्च किए गए थे जिस वक्त सहगल इंडस्ट्री के किए गए थे, लेकिन उनके मुकाबले राठौर इंडस्ट्री के डिज़ाइन के बहुत कम ऑर्डर आए थे, जिस पर राठौर इंडस्ट्री के सीईओ यानी शालिनी राठौर बहुत गुस्से में लग रही थी और इस वक्त वो अपने केबिन में तोड़फोड़ कर रही थी, क्योंकि उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। सुबह से जाने कितने एम्प्लॉय को तो निकाल चुकी थी। कुछ देर तोड़फोड़ के बाद वो वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस अपने केबिन आई तो सब सही हो चुका था। तब शालिनी अपनी बोसी चेयर पर जाकर बैठ गई। उसके बाद उसने काया को बुलाया। उसके बुलाने पर काया थोड़ी देर बाद शालिनी के केबिन में आती है। काया के आने पर शालिनी काया से कहती है, पूरे डिपार्टमेंट के स्टाफ को फायर करो और नए स्टाफ को रखो और आगे से ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए, जिस पर काया हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद काया शालिनी के केबिन से बाहर चली जाती है। जल्दी ही पूरे डिपार्टमेंट को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी खबर वीर तक भी पहुंच जाती है। तब वीर राज को बुलाता है। कुछ ही देर में राज उसके केबिन में आता है और वीर से पूछता है, अब क्या बात है। तब वीर राज से कहता है, राठौर इंडस्ट्री ने अपने फैशन डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ को निकाल दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं उन सभी एम्प्लॉय को कांटेक्ट करो और उन्हें अपनी कंपनी में आने का ऑफर दो, और ऑफर ऐसा हो कि वो मना न कर पाए। तब राज वीर से कहता है, लेकिन वीर वो सब हम लोग के लिए क्या काम आएंगे। उन सभी ने जब वहाँ अपना काम सही से नहीं किया तो यहाँ क्या ही कर लेंगे। तब वीर अपने लैपटॉप को घुमाकर कुछ दिखाता है और उसे दिखाने के बाद वीर राज से कहता है, क्या अब भी तू कहेगा कि वो लोग हमारे कुछ काम नहीं आएंगे। वही जब राज वीर के लैपटॉप में देखता है तो वो चौंक जाता है और वो वीर से कहता है, अबे ये तो बहुत गजब डिज़ाइन है, ये कहाँ मिले। तो वीर कहता है, ये है राठौर इंडस्ट्री के डिज़ाइन और ये डिज़ाइन उन्हीं एम्प्लॉयर्स ने बनाया है जिन्हें आज निकाल दिया गया है, लेकिन हम लोगों के ये मौका है उन सभी एम्प्लॉय को अपने पास बुलाने का और ये हमारी कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन सभी को ऑफर दो। जिस पर राज उसकी बात समझ जाता है और वो वीर से कहता है, ठीक है मैं करता हूँ। इतना कहकर वो वीर के केबिन से बाहर चला जाता है। इधर एक होटल में पार्थ एक कमरे में सोया हुआ था और वो इस वक्त उसने अपने कपड़े नहीं पहने हुए। उसी के बगल में एक लड़की भी लेटी हुई थी, उसके भी बॉडी में कपड़े न के बराबर थे। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि रात में उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया था। तभी पार्थ की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है, लेकिन जैसे ही पार्थ की आंखें खुलती है तो उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द होता है। आह मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो किस हालत में है। तो पार्थ अपने आप को देखकर कहता है, ये कल मेरे साथ क्या हुआ था। धीरे धीरे उसे याद आता है, जिसे याद कर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। आज CH48 पार्थ और रिया। अब तक आपने पढ़ा। वही जब राज वीर के लैपटॉप में देखता है
तो वो चौंक जाता है और वो वीर से कहता है, अबे ये तो बहुत गजब डिज़ाइन है, ये कहाँ मिले। तो वीर कहता है, ये है राठौर इंडस्ट्री के डिज़ाइन और ये डिज़ाइन उन्हीं एम्प्लॉयर्स ने बनाया है जिन्हें आज निकाल दिया गया है, लेकिन हम लोगों के ये मौका है उन सभी एम्प्लॉय को अपने पास बुलाने का और ये हमारी कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन सभी को ऑफर दो। जिस पर राज उसकी बात समझ जाता है और वो वीर से कहता है, ठीक है मैं करता हूँ। इतना कहकर वो वीर के केबिन से बाहर चला जाता है। इधर एक होटल में पार्थ एक कमरे में सोया हुआ था और वो इस वक्त उसने अपने कपड़े नहीं पहने हुए उसी के बगल में एक लड़की भी लेटी हुई थी, उसके भी बॉडी में कपड़े न के बराबर थे। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि रात में उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया था। तभी पार्थ की आंखें धीरे धीरे खुलनी लगती है, लेकिन जैसे ही पार्थ की आंखें खुलती है तो उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द होता है। आह मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो किस हालत में है। तो पार्थ अपने आप को देखकर कहता है, ये कल मेरे साथ क्या हुआ था। धीरे धीरे उसे याद आता है, जिसे याद कर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अब आगे CHAPTER 48। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। पार्थ याद कर रहा था कि कल उसके साथ क्या हुआ था और वो याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फ्लैशबैक। जब काव्या ने पार्थ को बुलाया था, काव्या के बुलाने पर पार्थ जब पहुंचता है तब काव्या एक लड़के को अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रो देती है, जिसके बाद पार्थ को लगता है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। पार्थ काव्या के सामने तो हंसता रहा, लेकिन असल में अंदर से वो पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि काव्या भी उससे प्यार करने लगी है, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। असल में काव्या ने उसे ऐसे नज़रों से कभी देखा ही नहीं। उसे लगता है कि जो रोज दोनों लड़ते झगड़ते थे वो उनका प्यार है, लेकिन जब काव्या ने उस लड़के अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रो करवाया तो पार्थ टूट गया था। इसलिए वो उसी होटल के बारटेंडर में जाकर शराब पीने लगा। उसके बाद पार्थ को जैसे होश ही नहीं रहा था। वो अपने गम को बुलाने के चक्कर में इतना पी गया था कि उसे कोई होश नहीं था। और पता ना कैसे रिया भी उसी होटल में किसी काम से आई थी शायद, और उसने पार्थ की इस हालत में देख लिए था। रिया पार्थ के पास आकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन पार्थ इतनी पी चुका था कि उसे कोई होश नहीं था। तब रिया उसी होटल में एक रूम बुक करती है और पार्थ को लेकर उसी रूम में चली जाती है। रूम में आकर रिया को पार्थ को बेड पर लिटा देती है। उसके बाद रिया जाने को होती है, लेकिन पार्थ उसका हाथ पकड़ लेती है और पार्थ रिया को काव्या समझकर उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया काव्या। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा जब तुम उस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड कहकर मुझे मिलवाया। पता है मुझे उस टाइम कितना बुरा लगा, लेकिन इससे बुरा मुझे तब लग कि जब तुमने बताया कि तुम दोनों ने सगाई कर ली। पता है काव्या, जब तुमने मुझे ये बताया ना तो मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ था, लेकिन तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। क्यों काव्या, क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ? वही रिया उसकी बातें सुन रही थी और उसका दर्द समझ रही थी, लेकिन सिर्फ वो सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने पार्थ से कहा, पार्थ अभी तुम होश में नहीं हो, अभी तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे, अब सो जाओ। लेकिन पार्थ रिया की बात नहीं मानता है और वो उससे कहता है, नहीं, अगर मैं सो गया तो फिर तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। फिर पार्थ रिया के हाथ को पकड़कर खींच लेता है, जिससे रिया पार्थ के ऊपर जा गिरती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वही रिया को यकीन नहीं था कि पार्थ ऐसा कुछ करेगा। अभी वो पार्थ के ऊपर से उठने को होती है, लेकिन तब तक पार्थ ने अपने होठ रिया के होठ जोड़ दिया थे, जिससे रिया पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई थी। उसकी सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। उसके साथ क्या हो रहा था उसे खुद नहीं पता था, लेकिन इतना वो जानती थी कि ये जो भी हो रहा है वो गलत है। रिया होश में आई और एक बार फिर से वो पार्थ से दूर होने लगी, लेकिन पार्थ की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई थी, जिस वजह से रिया पार्थ की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी पार्थ रिया को पलटकर अपने नीचे कर लेता है और वो और ज्यादा अग्रेसिव से किस करने लगता है। धीरे धीरे उसके हाथ रिया की बॉडी में घूमने लगते हैं। वही रिया भी पार्थ की छुअन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे पार्थ की छुअन खराब नहीं लग रही थी, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने पूरी कोशिश की पार्थ की पकड़ से छूटने की, लेकिन वो उसकी पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाई थी, इसलिए उसने कोशिश करना छोड़ दिया था। धीरे धीरे पार्थ रिया को किस करते हुए उसके बॉडी से कपड़े निकालने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों बिना कपड़ों के बेड पर मौजूद थे। वही रिया कुछ नहीं कर रही थी, वो पार्थ उसके साथ जो कर रहा था करने दे रही थी। तभी एक झटके के साथ पार्थ रिया में समा गया, जिस वजह से रिया की आंखों में आंसू गए थे। पार्थ रिया के साथ पूरी रात उसके साथ इंटीमेट होता रहा है। वही रिया तो कब की थक कर सो गई थी, या ये कहे कि वो बेहोश हो गई थी। फ्लैशबैक एंड। पार्थ ये सब याद कर अपने बगल में देखता है जहां पर रिया लेटी हुई थी। उसके चेहरे में दर्द की लकीरें थी। पार्थ ने उसकी बॉडी को देखा तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि वो ऐसे कर सकता है। पार्थ जल्दी से उठा और वो वॉशरूम चला गया, और थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया और उसने धीरे से रिया को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में ले गया। वॉशरूम में जाकर उसने रिया को बाथटब में उसे लिटा दिया।
ताकि रिया को थोड़ी रिलीफ मिले। वहीं रिया को तो होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं पार्थ रिया को बाथटब में छोड़कर वो जल्दी से शॉवर लेकर रूम में जाता है और होटल के सर्वेंट को कहता है उसे एक जोड़ी कपड़े चाहिए रिया के लिए। जल्दी उसे रिया के लिए कपड़े मिल जाते हैं। पार्थ जल्दी से जाकर रिया को बाथटब से निकालता है। उसके बाद पार्थ रिया को शावर दिलाकर रिया को तैयार करता है और उसे अपनी गोद में उठाकर होटल से निकल जाता है और वो जल्दी ही उसे वी पैलेस लेकर आ जाता है। पार्थ रिया को लेकर जल्दी अपने रूम में आता है और उसे अच्छे से लिटाकर वो डॉक्टर रीत को बुलाने चला जाता है, जो कि बाहर वीर की ड्रेसिंग के लिए उसका इंतजार कर रही थी। पार्थ रीत के पास आकर कहता है, डॉक्टर रीत क्या आप मेरी हेल्प करेगी? जिस पर रीत हाँ में सर हिला देती है। तब पार्थ कहता है, प्लीज़ डॉक्टर रीत क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे में चल सकती है? हम वहीं पर बात करते हैं पहले। तो रीत उसे देखने लगती है। फिर रीत तैयार हो जाती है। रीत पार्थ के साथ उसके कमरे में जाती है। कमरे में जाकर पार्थ उसे पूरी बात बताता है तो रीत गुस्से में पार्थ दो लगातार थप्पड़ लगा देती है और वो उससे कहती है, मैंने तुमसे ज़्यादा घटिया आदमी नहीं देखा आज तक। अरे जो लड़की तुम्हारी हेल्प कर रही थी तुमने उसी के साथ छी। फिर रीत जल्दी से रिया के पास जाती है और उसे चेक करने लगती है। चेक करने के बाद रीत को पता चलता है कि रिया ठीक है, उसे कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है। चेक करने के बाद वो पार्थ से कहती है, ये ठीक है, मैंने एक नींद का इंजेक्शन दे दिया है, शाम से ये होश में आ जाएगी। इसके बाद रीत पार्थ के कमरे से चली जाती है। वही पार्थ को अपने अंदर गिल्ट महसूस हो रहा था और वो डर भी रहा था कि ये सब बात वीर और राज को पता चलेगी तो वो दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे। वो चलकर रिया के पास आकर बैठ जाता है और उसके एक हाथ को पकड़कर कहता है, अब चाहे जो हुआ लेकिन अब मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। इतना कहकर पार्थ रिया की हाथ को चूम लेता है। इधर राठौर इंडस्ट्री में शालिनी अपने केबिन में काम कर रही थी कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है और काया अंदर आती है। काया के अंदर आने पर शालिनी उससे पूछती है, क्या बात काया, कोई बात है? जिस पर काया कहती है, वो बॉस आपने जितने भी एम्प्लॉय निकाले थी वो सहगल इंडस्ट्री में चले गए हैं। तब शालिनी कहती है, तो क्या हुआ? वैसे भी वो सभी एम्प्लॉय किसी लायक नहीं है, तो वहां पर जाकर क्या ही कर लेंगे, तुम अपना काम करो, जा कर उन सब पर ध्यान मत दो। उसके जाने के बाद शालिनी सोचने लगती है कि वी करना क्या चाहता है। इधर वीर अपने केबिन में काम कर रहा था। उसने अब तक सिर्फ इन्वेस्ट करके ही करीब 15,000 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। काम खत्म करके वीर वी पैलेस के लिए निकल जाता है। आज वीर अपनी दूसरी कार से आया था, क्योंकि उसकी पहली कार तो ब्लास्ट हो चुकी थी। उसके साथ ही सौम्या और राज भी थे। जल्द ही तीनों पैलेस पहुंच जाते हैं। पैलेस पहुंचने के बाद वीर कार से निकलता है। अब वीर अपने पैरों पर चल रहा था, क्योंकि उसकी चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। तीनों जब पैलेस अंदर जाते हैं तब तीनों को रीत अंदर बैठी हुई मिल जाती है, जो कि वीर का ही इंतजार कर रही थी। लेकिन वीर ने रीत पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था और वो मोबाइल चलाते हुए अपने कमरे में चला गया। CHAPTER 49। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर अपना मोबाइल चलाते हुए वहां से चला गया और रीत भी उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि इस वक्त वीर अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, इसलिए रीत ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वही सौम्या और राज दोनों चलकर डॉक्टर रीत के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, रीत आप यहाँ कब से बैठी है? तब रीत कहती है, मैं यहाँ दोपहर में ही आ गई थी, लेकिन पता चला कि वीर यहाँ ही नहीं, तो मैं उसका इंतजार करने लग गई, लेकिन वो आया ही नहीं। रीत आगे राज से कहती है, वो राज, मुझे कुछ बात करनी है पार्थ के बारे में। जिस पर राज कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता है कि डॉक्टर रीत पार्थ के बारे में क्या बात करना चाहती है। तो वो कंफ्यूज भरी आवाज में रीत से पूछता है, क्या बात करनी है आपको पार्थ के बारे में? तब रीत पार्थ के बारे में सब कुछ बताती है, जो पार्थ ने उन्हें बताया था। पूरी बात सुनकर राज को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में पार्थ के कमरे में जाता है। वही सौम्या भी रीत की पूरी बात सुन लेती है, उसे भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता था रिया के साथ, और कहीं अगर उसकी फैमिली को पता चल गया तब क्या होगा? सौम्या भी राज के पीछे पीछे चली गई। वही राज सीधा पार्थ के कमरे में आता है तो वो देखता है कि पार्थ रिया के सिरहाने बैठा हुआ और उसका सर सहला रहा है। अभी तक रिया को होश नहीं आया था। राज गुस्से में उसके कॉलर को पकड़कर उसे बाहर लाता है। वही रीत एक बार फिर से रिया को चेक करती है, क्योंकि उसे अभी तक होश में नहीं आई थी, इसलिए रीत को टेंशन होने लगी थी, लेकिन उसे चेकअप करने में कुछ ऐसा नहीं पता चलता है, तो वो रिलैक्स हो जाती है। वही राज पार्थ के कॉलर पकड़कर उसे हाल में ले लाता है। हाल में लाकर पहले राज उसे 2 थप्पड़ कसकर लगाता है, फिर उससे चिल्लाते हुए कहता है, तू ऐसे कैसे कर सकता है पार्थ? मैंने तुझे कितना अच्छा समझा था और तू इतना घटिया आदमी निकला। अरे शुक्र कर अभी वीर को नहीं पता चला कि नहीं वो तुझे जिंदा गाड़ देता है। वही पार्थ की आंखों में आंसू बह रहे थे, उसकी आंखों में गिल्ट दिख रहा था। वो रोते हुए राज से कहता है, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है,
मुझे माफ कर दो भाई। जिस पर राज और ज्यादा भड़क जाता है और वो पार्थ से कहता है माफ कर दूं, क्या तेरी माफी से उसकी जिंदगी सवज जाएगी? नहीं न तो कैसे माफ कर दूं तुझे। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसे दोस्त से दोस्ती की, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर ये बात प्रिया को पता चली न वो तुझे छोड़ेगी, समझ लेना। और मैं चाहता हूँ कि ये बात वीर और प्रिया दोनों को पता चले, आखिर उन्हें भी पता चले जिसको वो अपना इतना अच्छा दोस्त मान रहे हैं आखिर में उसकी सोच क्या है और उसने क्या किया। वही वीर ये सब बालकनी में खड़े होकर देख रहा था। उसे भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था पार्थ के ऊपर, लेकिन वो अभी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो बस रिया के होश में आने का इंतजार कर रहा था, बाकी उसका जो फैसला होगा वही होगा। तभी सौम्या की नज़र वीर पर पड़ गई जो बालकनी में खड़े में होकर ये सब देख रहा था। तब सौम्या ने पुकारा भाई। जिस पर सबकी नज़र वीर पर गई, सबकी नज़र अपने ऊपर पड़ते देखकर वीर वहां से नीचे आया और उसने रीत से पूछा कि रिया को होश आया कि नहीं। जिस पर रीत कहती है अभी तो नहीं, लेकिन जल्दी ही उसे होश आ जाएगा। तब वीर सबकी ओर देखकर कहता है जब तक रिया को होश नहीं आता है तब तक इस पर कोई बात नहीं होगी। फिर लास्ट में वीर पार्थ को देखता है जो अपना सर झुकाए बस खड़ा था। उसको देखकर वीर कहता है डिस्कस्टिंग। इतना कहकर वो फिर से ऊपर चला गया। उसके पीछे पीछे रीत भी चली गई क्योंकि उसको वीर की ड्रेसिंग करनी थी। वीर के जाने के बाद सौम्या और राज भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही पार्थ जो सर झुकाए रो रहा था वो भी अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर वो देखता है कि रिया को हल्का हल्का सा होश आ रहा है। तब वो रिया के पास बैठ जाता है और उसका सर सहलाने लगता है, जिसके बाद रिया फिर से गहरी नींद में चली जाती है। वही वीर भी कमरे में आ जाता है और उसके पीछे पीछे रीत भी आ जाती है। रीत उसके कमरे में आकर वीर से कहती है वीर मुझे तुम्हारी ड्रेसिंग करनी है। जिस पर वीर अपना सर हाँ में हिल देता है। उसके बाद वीर अपनी ड्रेसिंग करवाने लगता है, लेकिन जैसे रीत उसके घावों से पट्टी हटाती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि वीर की बॉडी में जहाँ जहाँ घाव थे वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कुछ था ही नहीं और न ही उसे कोई चोट लगी है। जिसे देखकर रीत वीर से कहती है वीर तुम्हारे घाव तो बहुत जल्दी भर गए, अब तो लग भी नहीं रहा है कि तुम्हें कोई चोट लगी है। रीत की आवाज़ से वीर होश में आया और उसने रीत की तरफ देखा। तब रीत ने उसे अपने घाव को देखने के लिए इशारा किया। तब वीर अपने घावों को देखता है। उन्हें देखकर उसे कुछ याद आता है। असल में कल रात में जैनी ने उसे एक पिल्स दी थी जिसे खाने के बाद उसके सभी घाव भर गए थे और न ही उसकी बॉडी में कोई चोट का निशान रह गया था। उसे खोया हुआ देखकर रीत उसे होश में लाते हुए कहती है वीर कहाँ खो गए तुम? जिस पर वीर होश में आते हुए रीत से कहता है कहीं नहीं रीत, बस मैं पार्थ के बारे में सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो उसने रिया के साथ ये सब कर दिया। जिस पर रीत कुछ नहीं कहती है और वो अपना सामान पैक करने लगती है क्योंकि वीर को ड्रेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो यहाँ जाने की तैयारी कर रही थी। तब वीर रीत से कहता है रीत अच्छा मुझे बताओ कि मैंने सही किया या गलत? जिस पर रीत कहती है किस बारे में? तब वीर उससे कहता है रिया के बारे। मैंने नीचे कहा था कि जब रिया होश में नहीं आ जाती तब तक इस बारे में कुछ बात नहीं होगी। रिया जो फैसला लेगी उसे सबको मानना पड़ेगा। तब रीत उसकी बात सुनकर कहती है तुम्हारी बात सही है वीर की, रिया जो फैसला लेगी वो सभी मानेंगे, लेकिन अगर मान लो अगर रिया कुछ ऐसा फैसला ले लिया जैसे कि वो पार्थ को रेप के केस में उसे जेल भेजना चाहती हो तो तब तुम क्या करोगी? जिस पर वीर कहता है मैं रिया के फैसले को मानूंगा, फिर चाहे पार्थ को जेल ही क्यों न जाना पड़े। जिस पर रीत मुस्कुरा देती है और वो वीर से कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वीर, ठीक है अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कभी। तब वीर कहता है चली मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद वीर रीत को लेकर बाहर तक छोड़ने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो सौम्या को बुलाकर उससे कहता है सौम्या तुम रिया को संभाल लेना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ हो, इसलिए आज रात को तुम उसके साथ ही रहना ताकि उसे को ज़रूरत हो तो कोई दिक्कत ना हो हम। जिस पर सौम्या हाँ में अपना सर हिला देती है। उसके बाद सभी अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही सौम्या रिया के पास चली जाती है जैसे कि वीर ने उसे कहा था। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह आज सुबह वीर जल्दी उठ गया था क्योंकि उसे आज कॉलेज जाना था। वैसे भी वो बहुत दिन से कॉलेज नहीं गया था जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई में उसका बहुत नुकसान हो चुका था। वीर जल्दी ही तैयार हो नीचे चला गया था। नीचे आकर उसने देखा कि सौम्या ने रिया को तैयार करवाकर उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए ला रही थी। रिया के चेहरे की पूरी रंगत ही उड़ चुकी थी। उसे ऐसे देखकर वीर को बहुत डक हो रहा था। वही सौम्या ने उसे डाइनिंग टेबल पर उसे बैठा देती है और फिर उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराने लगती है। वही वीर ये सब कुछ देख रहा था। वीर चलकर डाइनिंग टेबल के पास पहुंच जाता है। रिया भी वीर को देखती है जो कि उसे ही देख रहा था। वीर चलकर उसके घुटने के बल बैठ जाता है और उससे धीरे से पूछता है रिया देखो मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए थे, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी फैसला लेने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि तुम क्या क्या चाहती हो। CHAPTER 50। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर के पूछने पर रिया वीर को देखने लगी। रिया से कोई जवाब न पाता देखकर वीर रिया से कहता है कोई बात नहीं रिया, अगर तुम अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती तो जब तुम चाहोगी तब बात होगी, फिर चाहे तुम्हारा कोई भी फैसला क्यों न मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा बड़े भाई।
के तरह जैसे मैं सौम्या का हूं। इसके बाद वीर ने रिया के सर पर प्यार से अपना हाथ फेरा और सौम्या से कहा, सौम्या, इसे ब्रेकफास्ट अच्छे से करा देना। हम इतना कहकर वो पहले से बाहर निकल गया क्योंकि उसे आज कॉलेज जाना था। वही सब परेशान हो गए थे रिया को चुप हुए देखकर। सौम्या ने रिया को ब्रेकफास्ट कराकर उसको उसके कमरे में जा कर उसे आराम से लिटा दिया। आज सौम्या घर पर ही रहने वाली थी क्योंकि वीर ने ऐसा उसको करने को कहा था। अगर रिया को कुछ ज़रूरत हो तो सौम्या उसके पास रहेगी। सौम्या रिया से बात कर रही थी लेकिन रिया को हक रिएक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि रिया के दिमाग में वही सब चल रहा था जो पार्थ ने उसके साथ किया था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया जिसने उसका रेप किया हो। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे रोता देखकर सौम्या उसे संभालती है और रिया से कहती है, रिया तुम क्यों इतना सब सोच रही हो? बस तुम अपना फैसला बताओ, बाकी हम सब देख लेंगे। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पार्थ को सजा दिलवाना चाहती हो तो तुम वीर भाई को बता सकती हो। भाई ने कहा न कि तुम्हारा कोई भी फैसला हो वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जिस पर रिया सौम्या कहती है, सच में? जिस पर सौम्या अपना सर हाँ में हिला देती है। इधर आज कॉलेज में वीर बहुत दिन बाद आया था। वीर अपनी बुलेट पार्क कर के कॉलेज के अंदर जा रहा था। वही जो बाहर स्टूडेंट घूम रहे थे वो वीर को देख ही जा रहे थे, खासकर लड़कियां, क्योंकि उनको वीर बहुत हैंडसम लग और हॉट लग रहा था। लेकिन वीर इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी क्लास की तरफ जा रहा था कि तभी कुछ लड़के उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक देते हैं। वही आज प्रिया भी कॉलेज आई थी बहुत दिन बाद और वो वीर का ही उसकी क्लास में उसका इंतजार कर रही थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे लेकिन अब तो उन दोनों की खुलकर बात नहीं हुई थी, इसलिए आज प्रिया घबरा रही थी। प्रिया अपने में खोई हुई थी कि जब वीर उसके सामने आएगा तो वो कैसे उससे बात करेगी। वही क्लास के बाहर वीर के रास्ता रोके हुए लड़कों में से एक आकर कहता है, तू कौन है बे? तुझको यहाँ कभी नहीं देखा। जिस पर वीर मुस्कुरा कर कहता है, देखेगा भी कैसे, तू कॉलेज आता भी है? इतना कहकर वो साइड से अपनी क्लास में चला जाता है। वही वो लड़का वीर की बात सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। लगता है इसे बताना पड़ेगा कि कार्तिक मित्तल क्या चीज़ है। रुक बेटा, क्लास खत्म होने दे फिर मैं तुझे बताता हूँ। इतना कहकर वो सभी भी वीर की क्लास में चले जाते हैं क्योंकि वो सभी भी वीर की क्लास में थे। इधर जैसे ही वीर अपनी क्लास में इंटर होता है तो सभी क्लास में बैठी हुई लड़कियां वीर को देखने लगती है, जिसे देखकर प्रिया को गुस्सा आने लगता है। लेकिन वीर सबको इग्नोर करते हुए प्रिया के पास वाली सीट में जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है क्योंकि उन सबको वो दिन याद था जब वीर ने प्रिया को एक नज़र तक देखा तक नहीं था और आज उसी के पास जाकर बैठ गया था। उन सभी को ये हम नहीं हो रहा था। वही वीर अपनी सीट पर बैठकर उसने प्रिया को एक स्माइल पास की, जिस पर प्रिया ने भी रिप्लाई में उसे स्माइल दे दी। उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, दोनों के दिल में घबराहट हो रही थी। वीर सोच रहा था कि वो कैसे प्रिया से बात करे, वही रिया भी यही सोच रही थी कि वो वीर से कैसे बात करे। तभी दोनों ने एक साथ हेलो कहा तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उन दोनों को ऐसे हंसता पूरी क्लास उन्हें ही चोरी चोरी देख रही थी, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि सभी को प्रिया के बारे में पता था कि वो कितने बड़े परिवार की बेटी है, इसलिए उससे कोई उलझना नहीं चाहता था। वही वीर प्रिया से कहता है, थैंक यू प्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जिस पर प्रिया कहती है, कोई बात नहीं वीर, तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं वही करती, लेकिन तुम उस दिन वहां पर कर क्या रहे थे और तुम्हारे साथ हुआ क्या था? जिस पर वीर चुप हो जाता है। वही प्रिया को तो सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उसने वीर से पूछा कि वो क्या जवाब देता है उसे। वीर उसकी बात पर चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो प्रिया की तरफ देखता है और कहता है, प्रिया मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, पर हाँ अगर साथ रहे तो मैं ज़रूर सब कुछ बताऊंगा। वीर की बात पहले तो प्रिया को समझ नहीं आती है कि वीर की कहने का क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है तो उसके शर्म के मारे लाल हो जाते हैं और वो वीर से कहती है, तुम न वीर बहुत मजाक कर लेते हो। जिस पर दोनों हंसने लगते हैं कि तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी लगातार क्लासेस होने लगती है। इधर वी पैलेस में पार्थ इस वक्त रिया के कमरे के बाहर खड़ा था क्योंकि उसे रिया से बात करनी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वही कमरे के अंदर रिया सौम्या के गले लग कर बैठी थी। इस वक्त रिया सो रही थी। रिया ने अपना फैसला सौम्या को बता दिया था और जो रिया ने फैसला लिया था उस फैसले से सौम्या खुश थी। रिया ने सौम्या को ये भी बता दिया था कि वो पार्थ से प्यार करने लगी थी, लेकिन प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि पार्थ की कोई गलती नहीं, उसमें पार्थ ने उसका रेप किया है और ये बात नहीं बदल सकती है। रिया हमेशा से बोल्ड और एटीट्यूड वाली लड़की थी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये हो जाएगा। सौम्या ने देखा कि रिया सो चुकी है तो सौम्या उसे आराम से लिटाकर उसके कमरे से बाहर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के बाहर पार्थ को तो उसको गुस्सा आने लगा। तब सौम्या पार्थ को पकड़कर कमरे से दूर ले आई और उससे बोली, अब क्या लेने आए हो पार्थ? हाँ तुम्हें चैन नहीं आया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम मुंह उठाकर फिर से उसके पास जा रहे हो। जिस पर पार्थ पहले सौम्या के हाथ से अपना हाथ छुड़वाता है और सौम्या से कहता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना।
चाहिए ये मेरे और रिया की बीच की बात है तो आप बीच में नहीं आए तो सही रहेगा। ये कहकर वो रिया के कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन सौम्या उसके आगे खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं, मैं तुम्हें उसके कमरे में नहीं जाने दूंगी। जिस पर पार्थ अपना माथा रगड़ने लगता है और वो सौम्या से कहता है लगता है आप ऐसी नहीं मानने वाली है। फिर पार्थ वहीं पर रखा लैंप उठाकर सौम्या के सर में मार देता है। उसके वार से सौम्या के सर से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद पार्थ रिया के कमरे में जाता है। कमरे में आकर देखता है कि रिया आराम से सो रहा है। पार्थ रिया के पास जाता है और उससे कहता है यहाँ मेरी लाइफ में झंड होने जा रही है और तुम सो रही हो, ये तो गलत बात है बेबी, ऐसे कैसे चलेगा। फिर पार्थ रिया के गालों को अजीब तरीके से छूने लगता है। उसकी चुहन को महसूस करके रिया की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो पार्थ को देखता है, जिसे देखकर रिया बहुत डर जाती है और उसकी पकड़ से छूटने लगती है। वही पार्थ रिया को जगता और डरता देखकर पार्थ हंसते हुए कहता है क्या हुआ बेबी, तुम डर क्यों रही हो? यही तुम चाहती थी मैं तुमसे प्यार करूं, अब जब तुमसे प्यार कर रहा हूं तो तुम नहीं कर रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? चलो फिर से उस दिन का रीटेलीकास्ट करते हैं हम। उसकी बात सुनकर रिया बहुत घबरा जाती है और उसकी पकड़ से छुटकर कमरे से भागने को होती है। लेकिन रिया जब तक कमरे के बाहर कदम रखती, पार्थ उसे दोबारा पकड़ लेता है और उसे उठाकर बेड पर फेंक देता है और कमरे का डोर बंद कर देता है और धीरे धीरे रिया की कदम बढ़ाने लगता है। उसे अपनी तरफ आता देखकर रिया पार्थ से कहती है प्लीज मुझे छोड़कर पार्थ मुझे छोड़ दो। CHAPTER 51। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। रिया पार्थ से लगातार कह रही थी मुझे छोड़ दो पार्थ, मुझे छोड़ दो पार्थ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो पार्थ? वही पार्थ उसके पास चलता हुआ आ गया था और उसके टांगों को पकड़कर नीचे खिसकाते हुए उससे कहता है ऐसा क्यों कह रही बेब, तुम तो मुझसे प्यार करती हो न, तो बस मैं भी तुमसे प्यार करना चाहता हूं, अब इसमें गलत ही क्या है? वही रिया उसकी बात सुनकर उससे कहती है मुझे छोड़कर दो पार्थ, तुम क्यों कर रहे ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जाने दो। कल रात जो तुमने मेरे साथ किया मुझे लगा कि तुमने नशे में किया, लेकिन नहीं, ये सब तुमने जानबूझ किया है ना? उसकी बात सुनकर पार्थ हंसने लगता है और उससे कहता है तुम कितनी बेवकूफ़ बेब, हाँ सच में तुम्हें ऐसा लगता है, चलो कोई ना, तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दी जाए। मैंने तुम्हारे जो कुछ भी कल वो तो मैं नशे में किया, लेकिन अब वही चीज़ दोबारा तुम्हारे साथ होश हवास में करना चाहता हूँ, क्योंकि यार तुम मुझे पसंद आ गई हो। सॉरी तुम नहीं, तुम्हारा पैसा प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ गया है। पहले एक चिड़िया फंसाई थी लेकिन साली उसने धोखा दे दिया मुझे सबके सामने, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उससे पहले तुमसे तो निपट लूँ तुम्हारे साथ, वही करके फिर तुमसे शादी कर लूंगा। शादी करने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पति के नाम यानी मेरे नाम हो जाएगी। इतना बोलकर पार्थ पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी पूरी बात सुनकर रिया तो जैसे बुद्ध बन गई, उसे तो कोई होश नहीं था। कहा वो पार्थ को इतना अच्छा इंसान समझ रही थी और कहा पार्थ उसके साथ ऐसा करना चाहता है। तभी रिया अचानक से अपने बगल में रखे हुए लैंप को उठाती है, पार्थ के सर पर मार देती है, जिससे पार्थ की चीख निकल जाती है, साली तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रिया के वार से पार्थ के सर खून भी निकलने लगा। वही रिया पार्थ के सर पर वार करके तुरंत वहां से उठती है और कमरे का डोर खोलकर बाहर निकलकर पार्थ को उसी कमरे में बंद कर देती है ताकि पार्थ बाहर न आ सके। बाहर आने के बाद रिया वीर और राज को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है क्योंकि वो दोनों घर पर थे ही नहीं। तभी उसी नजरहाल के दूसरे हिस्से में जाती है जहां सौम्या बेहोश पड़ी हुई थी। उसे देखकर रिया सौम्या के पास जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। सौम्या दी होश में आइए दी, जिस पर सौम्या को हल्का होश आता है और वो रिया को देखती है और वो अपनी लखराती हुई आवाज में कहती है रिया जल्दी से वीर भाई को कॉल करके यहाँ बुलाओ, जल्दी करो। रिया उसकी बात मान कर जल्दी से वीर का नंबर डायल करती है। इधर सारी क्लासेस खत्म होने के बाद वीर और प्रिया दोनों ही कैंटीन में थे। वीर प्रिया को रिया के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिया के बारे में उसे बताए, क्योंकि उसने अगर रिया के बारे में बता दिया तो प्रिया उसे 1000 सवाल पूछेगी। लेकिन बताना तो था। वही प्रिया वीर को देखे जा रही थी। प्रिया वीर को देखकर समझ गई कि वीर उससे कुछ बात करना चाहता है। तब प्रिया वीर से बोलती है वीर क्या तुम्हें कुछ बताना है? जिस पर वीर हड़बड़ा जाता है और रिया से बोलता है नहीं, मेरा मतलब मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या हम यहाँ से कहीं और चलकर बात कर सकते हैं? जिस पर प्रिया तैयार हो जाती है और दोनों कैंटीन से बाहर निकल जाते हैं। इधर वी पैलेस में रिया बार बार वीर का नंबर लगा रही थी, लेकिन वीर का नंबर नहीं लग रहा था कि तभी रिया और सौम्या दोनों की कुछ टूटने की आवाज आई। तब रिया उधर देखा कि पार्थ ने रूम डोर तोड़ दिया है और कमरे से गुस्से में बाहर आकर
कहता है तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। आज उसे रिया की तरफ आता देखकर सौम्या रिया से कहती है रिया भाग यहाँ जल्दी, जिस पर रिया कहती है पर सौम्या दी आप। तब सौम्या रिया से कहती है रिया मैं अपने आप को देख लूंगी लेकिन तेरा बचना जरूरी है, भाग यहाँ से। सौम्या के बहुत कहने पर रिया भागने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन अभी वो भागती है उससे पहले पार्थ उसके पास आ जाता है और उसके बालों को पकड़कर कहता है बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, अब मैं तुझे बताता हूँ। इतना कहकर वो रिया को घसीटते हुए अपनी कमरे की तरफ ले जाने लगता है। पार्थ रिया को इस तरह ले जाते हुए सौम्या देख रही थी। वो कर भी सकती थी सिवाय देखने के, फिर सौम्या कोशिश करती है उठने की, फिर एक डंडा लेकर पार्थ के पीछे से जाकर उसके सर पर वार करती है जिस पर पार्थ की पकड़ रिया से छूट जाती है, जिस पर सौम्या रिया से कहती है भाग रिया भाग, जिस पर रिया जल्दी से उठकर वहां से बाहर की तरफ भागने लगती है लेकिन बार बार वो पीछे मुड़कर देखती है जहां पार्थ सौम्या के हाथ से डंडा लेने की कोशिश कर रहा था। तभी रिया किसी से टकरा जाती है। वो इंसान कोई और नहीं अभय था, जो वीर पुराना दोस्तों है, जो आप सभी लोगों ने शुरू में पढ़ा ही होगा जब वीर सहगल मैंशन अपने दादाजी मिलने जा रहा था। वही अभय सिर्फ यहाँ पर वी से मिलने आया था क्योंकि उसे अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी कि तब की उसकी टक्कर रिया से हो गई। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया था लेकिन जैसे ही रिया को देखा तो वो रिया को देखते ही रह गया कि तभी उसे रिया की आवाज़ सुनाई पड़ी प्लीज़ मेरी सौम्या दी को बचा लीजिए नहीं तो वो दी को मार देगा। उसे पैनिक होते हुए देखकर अभय रिया से कहता है रिलैक्स रिलैक्स, आप पहले शांत हो जाओ फिर बताओ क्या हुआ। तब रिया पार्थ की तरफ इशारा करके अभय से कहती है प्लीज़ आप सौम्या दी को बचा लीजिए, वो सौम्या दी को मार देगा। जिस पर अभय उधर देखता है जिस तरफ रिया ने इशारा किया था उस तरफ देखने पर उसको दिखता है पार्थ सौम्या के हाथों से डंडा ले लिया है और अब वह सौम्या के ऊपर वार करने वाला है, जिसे देखकर अभय जल्दी से उसके पास जाकर पार्थ को रोक देता है, जिस पर पार्थ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहता है अब तू कौन है बे, हट जा वरना मैं तुझको भी मार दूंगा समझे। इतना कहकर वो अभय के हाथों से डंडा छुड़वाने लगता है। वही सौम्या ने जो अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसे जब महसूस हुआ कि उस पर कोई वार नहीं हुआ तब उसने अपनी आंखें धीरे से खोली तो उसे अपने आगे किसी की पीठ दिखाई दी जो पार्थ के सामने खड़ा था। वही रिया दोबारा से वीर को फ़ोन लगाने की कोशिश करने लगी। इस बार वीर का फ़ोन लग गया लेकिन वीर कॉल उठा नहीं रहा था, रिंग जा रही थी। लास्ट में जब कॉल कट होने वाली थी कि तभी वीर ने फ़ोन उठा लिया, जिस पर रिया कहती है हेलो भाई आप कहाँ है, जल्दी आ जाए। इतना कहकर रिया रोने लगी, जिस पर उधर से वीर की आवाज़ आती है क्या हुआ रिया बताओ तो, जिस पर रिया रोते हुए कहती है भाई आप जल्दी घर आ जाए नहीं तो वो सौम्या दी को मार देगा, आप जल्दी आ जाओ भाई। अभी रिया वीर से बात कर ही रही थी कि तभी कॉल कट हो जाती है। रिया हेलो हेलो करती रह जाती है। वो देखती है कि मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है। इधर वीर जो प्रिया के साथ बाहर जा रहा था वो रुक जाता है लेकिन जैसे वो रिया की बात कॉल पर सुनता है तो प्रिया से कहता है प्रिया मुझे घर जाना होगा, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी बहुत ज़रूरत है प्लीज़ प्रिया। जिस पर प्रिया तैयार हो जाती है तब वीर प्रिया को लेकर अपनी बुलेट के साथ वी पैलेस ले जाता है। पहले तो प्रिया उसकी बुलेट को देख कर खो गई थी क्योंकि उसकी बुलेट इतनी अच्छी कि और कोई भी होता वो भी उसे देखता रह जाता। जल्दी ही वीर प्रिया को लेकर वी पैलेस ले आता है। प्रिया ने पहले ही ये सब देखा हुआ था लेकिन वीर को कहाँ पता था कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन प्रिया को वीर को तो ऐसे दिखाना था कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वीर से सवाल करती है वीर ये हम कहाँ आए हैं, जिस पर वीर प्रिया से कहता है प्रिया मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पहले अंदर चलो। जिस पर प्रिया कुछ सवाल नहीं करती है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाकर प्रिया जैसे ही रिया को रोते हुए देखती है तो वो दौड़कर रिया के पास जाती है। रिया रिया तू कहाँ थी 2 दिन से और रो क्यों रही है। वही वीर तो अभय को देखकर अपनी जगह पर जम गया था। सौम्या उसके पास ही बैठी थी। पार्थ जमीन पर पड़ा कर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी अच्छे कुटाई की गई थी। अभी अभय ने उसे नहीं देखा था इसलिए वो धीरे से अपना मास्क निकालकर उसे लगा लेता है और रिया के पास जाता है। रिया वीर को देखकर उसे गले लग जाती है और कहती है भाई इससे। फिर से रिया अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बहुत रो रही थी। वही प्रिया ने जब वीर के चेहरे पर मास्क देखा तो वो दिखाने के लिए उससे पूछना चाहती थी लेकिन वीर ने उसे इशारे से मना कर दिया। तब प्रिया ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। चैप्टर 52। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर रिया से पूछना चाहता है लेकिन रिया की रोने की वजह से वो उससे कुछ पूछ नहीं पा रहा था। तो उसने रिया को पहले शांति से उसे वहीं पर बिठाया और उससे दूर होने की कोशिश की लेकिन रिया वीर को छोड़ ही नहीं रही थी। तब वीर ने भी रिया को गले लगाए रखा और उसने सौम्या से पूछा जो कि
अभय की बगल में बैठी थी सौम्या। क्या हुआ था, जिस पर सौम्या वीर को सब कुछ बता देती है जो पार्थ ने उसके साथ और रिया के साथ किया। पूरी बात सुनने के बाद वीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को शांत रखा। वही उसके बगल में जो प्रिया खड़ी थी, उसने भी सौम्या की सारी बात सुनी तो वो गुस्से में वीर से कहती है, इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताना भी नहीं जरूरी समझा। आखिर मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिस पर वीर प्रिया से कहता है, प्रिया प्लीज थोड़ी देर चुप रहो। तब प्रिया वीर से कहती है, क्यों चुप रहूँ, हाँ तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद तुमने मुझे नहीं बताया। प्रिया अभी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले वीर की गुस्से भरी आवाज उसे सुनाई पड़ी, प्रिया। जिस पर प्रिया शांत हो जाती है। हालांकि उसे गुस्सा बहुत आ रहा था तो वो चलकर पार्थ के पास जाती है जो कि अभी कराह रहा था, क्योंकि अभय ने उसे बहुत मारा था। लेकिन प्रिया ये नहीं देखती है, वो भी उसी में थोड़े हाथ पांव चला लेती है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो वापस वीर के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। अब पार्थ की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, वो अब किसी भी वक्त बेहोश हो सकता था। वीर ने प्रिया को कुछ इशारा किया जिसे प्रिया समझकर वो रिया को संभालने लगती है। वही वीर उठकर पार्थ के पास जाता है और उसके पास जाकर घुटने के बल बैठकर उसके सर को, बालों को पकड़कर उसके सर को उठाते हुए पूछता है, क्यों किया ये सब, क्या मिल गया तुझे ये सब करके। उसकी बात सुनकर पार्थ पागलों की तरह हंसने लगा और हंसते हुए वो वीर से कहता है, मिला तो नहीं लेकिन मिल जाता है, क्योंकि तुम बीच में आ गए। तब वीर उससे सवाल करता है, क्यों कर रहा है ये सब तू, पहले तो ऐसा नहीं था। जिस पर पार्थ हंसते हुए कहता है, हाँ नहीं था ऐसा, लेकिन कहते हैं न पैसा बहुत बुरी चीज़ है, वो कुछ भी करा सकती है, कुछ भी। तुमने मुझे सिखाया कि पैसा कैसे कमाते हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। अगर तुम अपने आइडिया को अपने पास तक रखते तो सब कुछ सही होता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चुल मची थी लोगों की हेल्प करने की। तुम्हारे उसी आइडिया की वजह से मैं ऐसा बना, वरना मैं ऐसा कभी नहीं था। तुमने मुझे पैसों की लत लगाई, इन सब की वजह तुम हो वीर, तुम। और मुझे पैसों ने इतना अंधा कर दिया कि उसकी वजह से मैंने पहले काव्या को फंसाना चाहा, लेकिन वो मुझसे बच गई। लेकिन उसी दिन गलती से मैं रिया के साथ वो सब कर गया। मुझे गिल्ट हुआ था कि मैंने रिया के साथ ऐसा कर दिया, लेकिन पैसों की मोह में मैंने उसे भी नहीं छोड़ा। तब मुझे एक आइडिया आया कि मैं रिया से शादी कर उसकी पूरी प्रॉपर्टी ले लूंगा, लेकिन तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। पार्थ की बातों ने वहां पर सभी लोगों को हैरान कर दिया था। इनफैक्ट सबसे ज्यादा तो वीर को हैरान कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा कि पार्थ ऐसा कर देगा। उसने तो उसकी हेल्प की। इनफैक्ट जब उसकी माँ ने भी उससे सब कुछ छीन लिया था तब उसने ही उसको संभाला था। लेकिन आज वही ये सब अपने मुंह से कह रहा था कि ये सब जो हुआ है उसकी वजह से हुआ। क्या हेल्प करना भी गुनाह है? अगर ऐसा है तो इंसान कुछ भी करता है, वो सब गुनाह है। वीर अभी ये सोच ही रहा था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर राज खड़ा था। उसे देखकर वीर उससे कहता है, राज देखिए क्या कह रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैंने तो इसकी सिर्फ हेल्प की थी। क्या किसी की हेल्प करना भी गुनाह है? बोलो ना राज, क्या किसी की हेल्प करना भी गुनाह है जो ये ऐसा कर रहा है? जिस पर राजवीर कहता है, वीर वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आजकल के लोग ऐसे ही है। अगर तुम उनकी हेल्प करोगे तो वो तुम्हें ही कोसेंगे, बाद में अपनी सारी गलती तुम्हारे ऊपर डाल देंगे। आजकल के जमाने में सब लोग अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना काम बना नहीं कि वो तुम्हें किनारे कर देंगे। इसलिए जितनी गलती पार्थ की उतनी ही गलती तुम्हारी, क्यों कि तुमने उसकी हेल्प की, और यही आजकल के लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। इसके बाद राज प्रिया से कहता है, प्रिया क्या तुम वीर को उसके कमरे तक छोड़ दोगी? रिया को सौम्या संभाल लेगी। जिस पर प्रिया हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद सौम्या रिया को उसके कमरे में ले जाती है और प्रिया वीर को कोई होश ही नहीं था। वही ये सब अभय बैठ सबके देख रहा था। राज अभय को देखकर कहता है, आई एम सॉरी अभय, इतना सब कुछ हो गया, मैंने आपके कमरा तैयार करवा दिया है, प्लीज आप जाकर आराम कर लीजिए। जिस पर अभय अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद राज पार्थ को देखता है। उसे देखकर राज उससे कहता है, तूने बहुत गलत किया पार्थ की। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पार्थ को लेकर चली जाती है। राज पुलिस वालों पार्थ के खिलाफ सारे सबूत दे देता है, जिसकी वजह से पार्थ को जेल से कभी नहीं छूट सकता था। इधर प्रिया वीर को लेकर उसके कमरे में आ गई थी। प्रिया तो वीर के कमरे को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कमरा नहीं देखा। लेकिन प्रिया जल्दी ही उससे अपना ध्यान हटाती है और वीर को कमरे के अंदर ले जाती है और उसे बेड पर बिठाती हुए कहती है, वीर अब तुम आराम करो, मुझे अंकल आंटी को बताना होगा, आखिर उन्हें भी तो हक है अपनी बेटी के बारे में जानने का। इतना कहकर प्रिया जाने को होती है कि वीर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे सवाल करता है, क्या सच में हेल्प करना गुनाह हो गया प्रिया? जिस पर प्रिया वीर को देखती है और उससे कहती है, हाँ वीर, आजकल के ज़माने में किसी की हेल्प करना गुनाह ही है, क्यों कि तुम उसे अपनी उंगली पकड़ाते हो, लेकिन वो इंसान तुम्हारा गला पकड़ने के बहाने ढूंढने लगता है। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो अपना हाथ वीर के हाथ से छुड़ाती
है और वीर के कमरे से बाहर चली जाती है। इधर वीर अपनी ही सोच में गुम हो गया। इधर राठौर इंडस्ट्री में शालिनी बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी कंपनी के 50% शेयर वी के नाम हो गए, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कंपनी के शेयर वी के पास पहुंचे कैसे। लेकिन अब जो गया सो गया, अब उसे अपनी कंपनी के शेयर वापस चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। कुछ सोचकर वो काया को अपने केबिन में बुलाती है। कुछ ही देर में काया उसके केबिन में आ जाती है। तब शालिनी काया से कहती है, काया मेरी 1 घंटे बाद वी के साथ मीटिंग फिक्स करो, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े, लेकिन मुझे 1 घंटे में वी से बात करनी है। आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कंपनी के शेयर अपने नाम करने की, जिस पर काया उसकी बात मानकर शालिनी के केबिन से चली जाती है। इधर वीर ने अपने आप को कुछ हद तक संभाल लिया और उसने सोच लिया कि आज से वो किसी की हेल्प नहीं करेगा, किसी की भी नहीं। वीर अभी अपने फ्रेश होकर अपने कमरे में आया था कि तभी उसे याद कि उसे अभय से मिलना था, लेकिन ये सब की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। पता नहीं वो यही या कहीं वो चला तो नहीं गया। इतना सोचकर अपने कमरे से जाने को हुआ कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो पता चला कि राघव उसे कॉल कर रहा है। तब वीर ने बिना देरी किए राघव का कॉल उठा लेता है। तब उधर से राघव कहता है, सर शालिनी राठौर आपसे बात करना चाहती है, तो मैं क्या करूं, मना कर दूं कि हाँ। इतना कहकर राघव चुप हो जाता है। उसकी बात सुनकर वीर कुछ देर सोचता है और कहता है, ठीक है मीटिंग फिक्स करो। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है। चैप्टर 53। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर अभय से बात करना चाहता था, उसे सब कुछ बताना चाहता है कि वो उसका वीर है, लेकिन वीर को टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब वीर ने तय कर लिया था कि वो अब अभय से मिलकर रहेगा, चाहे उसके लिए वो शालिनी से मीटिंग कैंसिल कर दे। वीर अपने कमरे बाहर राज से पूछा कि अभय किस रूम में है। राज के बताने पर उसे पता चल जाता है कि अभय को कौन सा रूम दिया गया है। तो वीर जल्दी से अभय के कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे के पास पहुंचकर वीर खड़ा हो जाता है। इस वक्त वीर को हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन वीर अपनी हिचकिचाहट को दूर करके अभय का डोर नॉक करता है। कुछ देर बाद अभय डोर खोलता है और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर कहता है, कौन अभय। इसलिए वीर से ऐसे सवाल करता है क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ था, इस वजह से अभय उसे पहचान नहीं पाया था। वही वीर को अभय के ऐसे रिएक्ट करने की उम्मीद थी। तब वीर अभय से कहता है, मेरा नाम वीर उर्फ वी है। उसके इतना कहते ही अभय उससे कुछ पूछने को होता है, लेकिन वीर उससे कहता है, हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं क्या। जिस पर अभय हाँ में अपना सर हिला देता है, जिस पर वीर उसके कमरे में जाकर डोर बंद कर लेता है। फिर उसके बाद अंदर क्या होता है सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। इधर राठौर इंडस्ट्री में शालिनी इंतजार कर रही थी कि कब वो वी से बात करे, लेकिन काया ने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया था और न ही काया तब से उसके केबिन में आई थी, इसलिए उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस वक्त राठौर इंडस्ट्री ऐसे लग रही थी कि जैसे पूरी कंपनी ही बैंकक्रप्ट हो गई है, क्योंकि कंपनी में कुछ ही एम्प्लॉय बचे थे। जब से शालिनी ने फैशन डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ को निकाल दिया गया, तब से सारे एम्प्लॉय अपनी अपनी जॉब छोड़ कर जाने लगे, जिस वजह से शालिनी और ज़्यादा परेशान होने लगी। कहा उसी कंपनी पूरे वर्ल्ड में बेस्ट लिस्ट में शामिल थी, और अब वो कहा उस लिस्ट में तो दूर की बात इंडिया के लिस्ट में भी नहीं था। वही वी की कंपनी जो अभी अभी आई है, वो आते ही टॉप लिस्ट पर पहुंच गई है। शालिनी को वी से पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब से उसने उसकी कंपनी की शेयर उसके नाम हो गए हैं, तब से वो उससे नफरत होने लगी थी। वो अपने कंपनी के शेयर वापस लेना चाहती थी, लेकिन कैसे उसे समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर काया के केबिन न आने पर शालिनी अपने केबिन से बाहर निकली और काया की केबिन की तरफ गई। शालिनी काया के केबिन में जाती है तो वो देखती है कि काया किसी पेपर पर अपने साइन कर रही थी। शालिनी काया के केबिन में आ कर काया से कहती है, मैं तुम्हारा कितनी देर से अपने केबिन में इंतजार कर रही थी, तुम आई क्यों नहीं। अगर काम नहीं करना है तो मेरे ऑफिस से निकल जाओ। वही काया तो पहले शालिनी को अपने केबिन में देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन वो उसकी बात सुनती है तो काया को हंसने का मन करता है। इस लिए वो हंसते हुए शालिनी से कहती है, सही कहा, इसीलिए तो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर रही थी। अब जब आप यहाँ आ ही गई है तो ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर, क्योंकि मैं आपको कंपनी छोड़ रही हूँ। क्योंकि जहाँ एम्प्लॉय के टैलेंट की कदर नहीं होती है, तो मैं वहाँ काम नहीं करना चाहती है। जहाँ की बॉस अपने गुस्से और अपने ईगो के चक्कर में ही एम्प्लॉय को निकाल देती है। तो प्लीज़, और हाँ मैं एक बात बताना तो भूल ही गई कि वे आपसे 2 घंटे बाद बात करेंगे, क्योंकि वो आपको एक सरप्राइज देना चाहते थे। इसके बाद काया अपने सामान को लेकर वहाँ से चली जाती है। वही शालिनी अभी भी अपनी जगह पर बुद्ध बनी हुई खड़ी थी और उसके थामे काया का दिया हुआ रेजिग्नेशन लेटर था।
शालिनी होश में आती है और वो अपने आप से कहती है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे लगा था कि सब चले जाएंगे लेकिन तुम नहीं जाओगी काया, लेकिन तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। इतना कहकर शालिनी अपने केबिन में चली जाती है। इधर काया सीधा अपने अपार्टमेंट जाती है और फ्रेश होकर किसी को मैसेज भेजकर सो जाती है, इस बात से बेखबर कि जिसको उसने मैसेज किया था उसका रिप्लाई भी आ चुका है। वी पैलेस में करीब 2 घंटे बाद वीर अभय के कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन साथ में ही अभय भी उसके साथ निकलता है। अभय की आंखों में इस वक्त आंसू थे जो ये बयां कर रहे थे कि शायद वीर ने उसे सब कुछ बता दिया है। वीर अभय को लेकर अपने कमरे में लेकर आता है और उसे अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है और कुछ पेपर निकाल कर उसे देते हुए कहता है, ले इसे पढ़कर साइन कर दे और अपनी कंपनी भी मेरी कंपनी से मर्ज कर दे, तेरी भी कंपनी सही हो जाएगी। वही अभय वीर के दिए हुए पेपर पढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता है उसकी आंखें हैरान से बड़ी होती जा रही थी। पेपर पढ़कर अभय वीर से कहता है, वीर ये क्या है, नहीं मैं ये नहीं मान सकता हूँ, ये सब कुछ तेरा है, तू ही ये सब कर, मैं नहीं करने वाला ये सब। तब वीर उससे कहता है, मैं कर तो रहा हूं तुम्हें, बस मैं जितनी भी ओबरॉय की कंपनी है सिर्फ उनका ही तो सीईओ बना रहा हूं, बाकी कंपनी के लिए मैं हूं और कल के नया इंसान भी जुड़ने वाला है हमारी कंपनी से। जिस पर अभय कहता है, तुझे ये कम लग रहा है, तुझे पता भी है ओबरॉय कंपनी की बारे में, वो बहुत बड़ी है, उनका बिजनेस बाहर भी फैला हुआ है। हाँ वो बात अलग है, जब से उन लोगों के साथ वो हुआ है तब से सब कुछ बंद हो गया, इसलिए तो कह रहा हूं कि अब तू इसे संभाल, बाकी मैं हूं न तेरी हेल्प करने के लिए। अभय के बार वीर उससे कहता है। तब थक हार कर अभय उन पेपर्स पर साइन कर देता है। उसके बाद अभय अपने कमरे में वापस चला जाता है। कल से उसकी असली जिंदगी शुरू होने वाली थी। अभय के जाने के बाद वीर को याद आता है कि उसे शालिनी के साथ मीटिंग करनी है, तो वो मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि ये उसकी मीटिंग शालिनी के साथ बहुत जरूरी होने वाली थी। कुछ देर बाद अपने आप को तैयार करने के बाद वीर शालिनी को वीडियो कॉल करता है। कुछ ही देर बाद शालिनी कॉल उसका रिसीव करती है। कॉल रिसीव होने पर वीर शालिनी से कहता है, क्या बात, आप बहुत बेशब्द लग रही है, आप मुझसे बात करने के लिए हम शालिनी जी। जिस पर शालिनी गुस्से में भगते हुए वी से कहती है, वी तुमने मेरे कंपनी के शेयर अपने नाम पर क्यों किए, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी की हालत क्या हो गई है। जिस पर वीर उससे कहता है, तो मैं उसमें क्या करूं, अगर मैं उसमें कुछ कर सकता हूं तो आप बताइए। तब शालिनी कहती है, मुझे मेरे कंपनी के शेयर वापस चाहिए। शालिनी की बात पर वीर उससे कहता है, हम दे दूंगा, लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा और मेरा क्या फायदा। जिस पर शालिनी शांत हो जाती है। कुछ देर बाद शांति के बाद शालिनी उससे पूछती है, क्या चाहिए। वीर उसकी बात बिना वक्त गवाए उससे कहता है, 10,000 करोड़ रुपए। वीर की बात पर शालिनी चौंक जाती है और उसके मुंह से निकलता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या। अभी शालिनी उससे और कुछ कहती उससे पहले वीर उससे कहता है, देखिए अगर आपको शेयर चाहिए तो मैंने जितना मांगा उतना तो देना पड़ेगा, और मुझे भी पता है कि आपके उन शेयर की कीमत क्या है। उसकी कीमत की बजाय मैंने आपसे बहुत कम मांगा है, इसलिए आप सोच लीजिए आपको शेयर चाहिए कि नहीं। अगर आप तय कर ले तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कॉल कट करता हूँ। इतना कहकर वीर कॉल कट कर देता है। इसके बाद वीर सोने के लिए चला जाता है। वही शालिनी अपने केबिन में सोच में खोई हुई थी। चैप्टर 54। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। अगली सुबह वीर उठकर तैयार हो चुका था। उसे आज बहुत बड़ा काम करना था अपनी कंपनी के लिए, इसलिए वो आज जल्दी तैयार हो गया था। वो तैयार होकर नीचे आया तो सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। प्रिया और रिया भी अभी वो दोनों नहीं गए, क्योंकि वीर ने मना किया था कि वो खुद उसे छोड़ने जाएगा। उसके साथ अभय भी मौजूद था। वो एक तक सौम्या को देखे जा रहा था, जो सौम्या महसूस भी कर रही थी, लेकिन वो नज़रअंदाज कर रही थी, या यूँ कहे वो इग्नोर कर रही थी। और ये सब राज देख रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। राज अभय के बगल में ही बैठा था। वो गुस्से में अभय से कहता है, मेरी बंदी पर नज़र डालना बंद कर दे, नहीं तो मेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा। जिस पर अभय उसे ऐसे देखने लगता है जैसे कोई पागल हो। वो राज से कहता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो मेरी बहन साले साहब। उसकी ये बात पर राज के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती है और वो डरते हुए अभय को देखता है, जो उसे ही देख रहा था। वो डरते हुए अभय से कहता है, क्या क्या कहा तुमने। जिस पर अभय कहता है, वही जो तुमने सुना, सौम्या मेरी बहन है, समझा, और तू अब उससे दूर ही रहियो, नहीं तो मैं तेरा चेहरे का भरता बना दूंगा। तभी वहां वीर के साथ साथ सौम्या की मां आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो अभय को देखती है तो उनके कदम ठिठक जाते हैं। जिस पर वीर उनसे कहता है, क्या हुआ आंटी, आप रुक क्यों गई, चलिए। जिस पर सौम्या की मां हाँ में अपना सर हिला देती है। सौम्या की मां अब सही हो चुकी थी पूरी तरह से। अभी अभय ने अपनी मां को नहीं देखा था। वही सौम्या अपनी मां को बैठाकर उनको ब्रेकफास्ट देती है। उन दोनों ने अभय को ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो वहां था ही नहीं। वीर प्रिया और रिया के पास आकर कहता है, प्रिया तुम आज यही रहना रिया के साथ, मैं शाम को आऊंगा तब रिया को उसके घर छोड़ने चलूंगा, और रिया तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है शाम को। जिस पर रिया खुश हो जाती है और वीर से कहती है, क्या मेरे लिए सरप्राइज है, लेकिन क्या वो तो शाम को ही पता चलेगा, हम शाम तक इंतजार करो। रिया की बात वीर उससे कहता है,
उसके बाद सभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वीर, सौम्या, अभय और राज कंपनी के लिए निकल जाते हैं। जल्दी ही सभी कंपनी पहुंच जाते हैं। कंपनी के बाहर ही राघव वीर का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर टेंशन के भाव थे। वीर अपनी कार से उतरकर राघव के पास आता है। क्या हुआ राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है? जिस पर राघव कहता है, सर शालिनी राठौर आई है और वो जिद कर रही है कि वो आपसे मिले नहीं जाएगी। मैं उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तब वीर कहता है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तब राघव कहता है, परेशानी है सर, क्योंकि वो भी आपका इंतजार कर रही है। वो आपके केबिन में मौजूद है। शुक्र है कि उन्होंने अभी एक दूसरे को नहीं देखा है। जिस पर वीर कहता है, क्या वो भी यही है? ओह गॉड, चलो नहीं तो मेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। उसके बाद वीर राघव के साथ अपने केबिन की तरफ जाता है। वही राज और सौम्या तो पहले ही जा चुके थे। बचा था अभय, वो भी वीर के पीछे पीछे उसके केबिन में चला जाता है। वीर अपने केबिन में आता है तो एक लड़की उसके केबिन में बैठी थी। केबिन के खुलने पर वो पीछे मुड़ कर देखती है तो वी को देखकर वो खड़ी हो जाती है। उस लड़की ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उसके लड़की के चेहरे पर मास्क देखकर वीर को थोड़ी राहत मिलती है और वो केबिन के अंदर आते हुए कहता है, थैंक गॉड तुमने मास्क लगाया हुआ है। तुम्हें पता भी है शालिनी भी यही है? काया जी हाँ, ये लड़की और कोई नहीं काया ही है जो वीर के बुलाने पर यहाँ आई है और उसके कहने पर ही उसने राठौर इंडस्ट्री छोड़ी है। या ये कहे कि काया को एक मौका चाहिए उस कंपनी को छोड़ने का, और वो मौका खुद शालिनी ने उसे दिया था अपनी कंपनी को बर्बाद करके। काया उसकी बात पर चिढ़ते हुए कहती है, तो मैं क्या करूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर वीर हंसने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, ठीक ठीक है, लेकिन जिसके लिए आए है वो काम कर ले। फिर वीर उसे कुछ पेपर उसे देते हुए कहता है, ये लो, इन्हें पढ़कर साइन कर दो। जिसके बाद काया वो पेपर पढ़ने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो पेपर पढ़ती है उसको अभय के जैसे ही झटका लगता है। वो पेपर पढ़कर वो वी की तरफ देखती है और कहती है, ये क्या है? तब वीर कहता है, क्या क्या है तुम्हें? अपने टैलेंट पर ही तुम्हें ये सब मिल रहा है और क्या है? अब जल्दी साइन करो और ये मेरी कुर्सी संभालो क्योंकि मुझे शालिनी से बात करनी है। जिस पर काया कहती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है वीर। जिस पर वीर कहता है, अच्छा तुम्हें बड़ा पता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है। और हाँ, साइन करने के बाद पहले इस कंपनी का नाम तुरंत चेंज करो। तुम्हें नाम भी पता कि क्या करना है। इसके बाद एक सिक्योरिटी कंपनी को खरीदो, उसे पूरी कंपनी की और वी पहले इसकी सिक्योरिटी को अरेंज करने को कहो। जिस पर काया अपना सर न हिला देती है और वो उन पेपर पर साइन कर देती है। जिस पर वीर अपनी चेयर पर उठ जाता है और वो काया से कहता है, प्लीज़। जिस पर काया अपना थोड़ा घमंड दिखाते हुए वीर की चेयर पर बैठ जाती है। उसके बाद वीर उससे कहता है, आज से तुम्हें कुछ भी काम हो तुम राघव से कहोगी, और राघव आज से तुम काया के असिस्टेंट हो। जिस पर राघव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके बाद वीर वहां से चला जाता है और अभय को ओबरॉय कंपनी में भेज देता है। इधर काया बहुत खुश हो जाती है जब वीर ने राघव को उसका असिस्टेंट बनाया, क्योंकि राघव हैंडसम था और काया को हैंडसम लड़के बहुत पसंद था, और ये बात राघव जानता था, इसलिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। चैप्टर 55। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर अपने केबिन से निकलकर सीधा मीटिंग रूम की तरफ गया, जहां शालिनी उसका इंतजार कर रही थी। वीर जब मीटिंग रूम में आया तो वहां पर शालिनी के अलावा कोई नहीं था। गेट खुलने की आवाज से शालिनी ने गेट की तरफ देखा तो उसे वहां पर वी दिखाई दिया। वीर चलकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और उसने शालिनी से कहा, तो बताइए मिस शालिनी, आपने क्या फैसला किया? जिस पर शालिनी कहती है, मैं तैयार हूं 10,000 करोड़ रुपए देने के लिए। जिस पर वीर कहता है, ठीक है, फिर मैं आपके पेपर्स मंगवा देता हूं, तब तक आप मेरे कंपनी के अकाउंट के पैसे ट्रांसफर करा दीजिए। इतना कहकर वीर किसी को फोन करता है और कहता है, वो पेपर मीटिंग रूम में ले आओ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। वही शालिनी किसी से फोन पर बात कर रही थी कि तभी मीटिंग रूम का डोर खुला और काया अंदर आकर वीर के पास खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक फाइल थी, उसने वो फाइल वीर को दी और फिर उसी के बगल में बैठ गई। उसे अपने बगल में बैठते हुए देखकर वीर की आंखें छोटी हो गई। उसने धीरे से उसके कान में कहा, तुम यहाँ क्यों रुक गई? जाओ यहाँ से, नहीं तो ये जो पैसे दे रही है वो भी नहीं देगी और अपने शेयर्स भी ले जाएगी। जिस पर काया उससे कहती है, तुम ओवर थिंकिंग कम किया करो, कुछ ऐसा नहीं होगा, समझे, चुपचाप बैठो, नहीं तो अगर उसे शक हो गया ना तो जरूर सब कुछ हो जाएगा। जिस पर वीर हड़बड़ा जाता है और अपनी सीट पर आराम से बैठ जाता है। कुछ देर बाद शालिनी अपना कॉल रखती है और वो वीर से कहती है, मैंने आपके कंपनी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा दिए हैं, अब आप मुझे मेरे कंपनी के शेयर्स चाहिए। जिस पर वीर हाँ में अपना सर हिला देता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसकी तरफ खिसका देता है। वही काया कंपनी के अकाउंट चेक करती है कि शालिनी सच में पैसे दिए हैं या नहीं, लेकिन जब वो चेक करती है
तो उसे पैसे वहां पर मिल जाते हैं जो शालिनी ने ट्रांसफर किए थे, जिस पर काया वीर की तरफ इशारा कर देती है कि पैसे अकाउंट में आ गए हैं, जिस पर वीर को थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद वीर खड़ा होता है और शालिनी से कहता है, ठीक है मिस शालिनी, आई होप अब कोई ज़रूरत न पड़े, अगर पति है तो बेझिझक बता सकती है। इसके बाद वीर मीटिंग रूम चला जाता है, उसके साथ काया भी वहां से चली जाती है। उसके बाद शालिनी किसी को मैसेज करती है, उसके बाद वो कंपनी के बाहर चली जाती है। कंपनी के बाहर आने पर वो अपनी कार से बैठने कि पहले वो किसी को फ़ोन करती है और कहती है, मेरे कंपनी तक पहुंचने से पहले मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए। आई बात समझ में इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और वो पीछे मुड़कर वीर की कंपनी को देखते हुए कहती है, तुमने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि शालिनी राठौर क्या चीज़ है। इसके बाद वो अपनी कार में बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। वही कंपनी के अंदर सीईओ के केबिन में इस वक्त वहां पर माहौल बहुत गर्म था, क्योंकि काया ने वीर को बता दिया था कि शालिनी उसके साथ कुछ जरूर करेगी, लेकिन वो अपने पूरे पैसे वापस लेने के लिए कुछ भी करेगी। उसकी बात सुनकर वीर जैनी से पूछता है, जैनी काया जो कह रही है क्या वो सच है? जिस पर जैनी कहती है, बड़ी आपने मुझे बहुत दिन बाद याद किया, क्या आपको मेरी याद नहीं आती है? उसकी बात पर वीर को भी एहसास होता है कि वो इन दिनों जैनी से एक भी बात नहीं की, इसलिए वो जैनी से कहता है, आई एम सॉरी जैनी, तुम तो जानती है क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि कोई भी परिस्थिति होगी लेकिन मैं तुमसे जरूर बात करूंगा। अब खुश? जिस पर जैनी कहती है, बहुत खुश बड़ी, और जो काया कह रही है वो बिल्कुल सही कही रही है। इनफैक्ट उसने अपने प्लान पर काम करना शुरू भी कर दिया है, उसने आपकी कंपनी पर साइबर अटैक की प्लानिंग की है, इसलिए आपको जल्दी कुछ करना होगा। जैनी की बात सुनकर वीर बहुत शॉक हो जाता है और वो तुरंत भागकर डाटा रूम में जाता है। वहां जाकर देखता है सब लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि अटैक हो चुका है। वीर उन सभी से कहता है, तुम लोग हटो यहां से जल्दी। उसके ये कहने पर सभी वहां से हट जाते हैं और वीर एक चेयर पर बैठ जाता है और वो स्क्रीन पर देखता है। स्क्रीन में देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि शालिनी क्या चाहती है। वीर अपने आपसे कहता है, अच्छा तो मुझे बर्बाद करने की प्लानिंग करी गई है। वीर जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर चलाने लगता है। काया भी उसके पीछे भागते हुए आती है। वो यहाँ का हाल देख उसे समझ में आ गया था कि शालिनी ने अपनी चाल चल दी है। काया को देखकर वीर उससे कहता है, जल्दी आओ काया, मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे जल्दी करो, फिर मैं इन लोगों बताता हूँ कि बर्बाद करना किसे कहते हैं। जिस पर काया भी उसके साथ बैठ जाती है और वीर जैसे जैसे उससे कहता जाता है वैसे वैसे काया करती जाती है। इधर शालिनी रास्ते में थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। शालिनी बिना देखे ही फ़ोन उठा लेती है और फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ बोलो। जिस पर उधर से आवाज़ आती है, बॉस उन लोगों को पता चल गया है, इसलिए अब वो उल्टा हम लोग पर ही अटैक कर दिया है और हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जिस पर शालिनी कहती है, क्या तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग कुछ भी करो लेकिन मेरी कंपनी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में, मैं जल्दी कंपनी पहुंच रही हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और वो ड्राइवर से कहती है, कार की स्पीड और तेज करो, मुझे जल्दी कंपनी पहुंचना है। उसके कहने पर ड्राइवर कार की स्पीड बढ़ा देता है। चैप्टर 56। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वी कंपनी में वीर और काया दोनों अभी डाटा रूम में थे और लगातार उन दोनों की उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी। करीब 1 घंटे बाद दोनों रुकते हैं, दोनों अपना पसीना पोंछते हैं। उसके बाद वीर अपना बनाया हुआ सिस्टम लगा देता है जिस पर ऐसा कोई भी अटैक फिर कोई न कर पाए। इसके बाद दोनों सीईओ के केबिन में चले जाते हैं। इधर जैसे ही शालिनी अपने ऑफिस पहुंचती है तो सीधा अपने केबिन में न जाकर सीधे डाटा रूम में जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि वहां सभी एम्प्लॉय सर झुकाकर खड़े हैं। जिस पर शालिनी उन सभी से कहती है, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, हाँ काम हुआ कि नहीं? जिस पर एक एम्प्लॉय शालिनी से कहती है, बॉस हम ने बहुत कोशिश की लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, इनफैक्ट उन्होंने ही हमारी कंपनी के फंड से पूरा पैसा निकाल लिया है। और ये सिर्फ एक कंपनी के साथ ऐसा नहीं हुआ बल्कि हमारी जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी के पैसे निकाल लिए हैं और उन कंपनी में गुजरात की भी कंपनी शामिल है। उस एम्प्लॉय की बात सुनकर शालिनी कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? अगर काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद वो सब चेक करती है, लेकिन जैसे जैसे वो चेक करती है वैसे वैसे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस एम्प्लॉय की एक एक बात सच थी। राठौर इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी मेन कंपनी जो गुजरात में थी वो भी बर्बाद हो गई थी। शालिनी ये सब देख ही रही थी कि उसे एक मैसेज उसकी स्क्रीन पर मिलता है, तो शालिनी वो मैसेज खोलकर
देखती है तो उसमें उसे वी दिखाई देता है क्योंकि ये एक वीडियो मैसेज था। उस वीडियो में वीर बोलता है, क्या हुआ मिस शालिनी, आपको तोहफा पसंद नहीं आया क्या? खैर, आपको पसंद आए ना आए ये आपको मर्जी है, लेकिन आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत। अब जब आपने गलत किया है तो आपको सजा देना तो बनता है, और आपकी सजा यही है कि आप रोड पर भिखारी की तरह अपनी पूरी जिंदगी गुजारो। हम ठीक है, गुड बाय। इसके बाद मैसेज खत्म हो जाता है। इसी के साथ शालिनी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सब कुछ तोड़फोड़ करने लगती है। इधर वीर और काया बहुत खुश थे। काया वीर से कहती है, क्या बात, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर ये भी टैलेंट छुपा है, पहले क्यों नहीं दिखाया तुमने अपना टैलेंट? जिस पर वीर कहता है, अरे अभी तो बहुत कुछ है जो तुमने नहीं देखा, फिलहाल मैंने जैसे कहा था वैसे करो, मुझे घर जाना है। क्यों? दो लोग बहुत बेसब्र से मेरा इंतजार कर रहे हैं, और अब तुम अपना काम करो, हम और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। और एक बात मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया, तैयारी भी शुरू करवा दो, वो दिन भी आने वाला है, सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है, वो दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस पर काया कहती है, ठीक है मैं सब कुछ करवाती हूँ, अब तुम जाओ, नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर वीर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद काया अपने काम पर लग जाती है। इधर वीर कंपनी से निकलकर सीधा वी पैलेस जाता है, जहाँ पर प्रिया और रिया दोनों ही उसका ही इंतजार कर रहे थे। वीर पैलेस के अंदर जाता है और उन दोनों को अपना इंतजार करता हुआ देखकर कहता है, मैं बस अभी आया, 2 मिनट। इसके बाद वीर अपने कमरे में जाता है और अपने चेहरे से मास्क हटाकर अपने टेबल से एक फाइल उठाकर उसे चेक करता है और कहता है, हाँ यही है, चल वीर चलते हैं। इसके बाद वीर तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधा उन लोगों के पास जाकर कहता है, चलो। जिस पर प्रिया और रिया उसके साथ बाहर चले जाते हैं और दोनों ही वीर के साथ उसकी कार से रिया के घर यानी मित्तल मैंशन की तरफ चल पड़ती है। रिया तो कार में ही सो गई थी और जो वीर ने जो फाइल अपने साथ लाया था वो गलती से प्रिया उठा लेती है। वीर का इसमें ध्यान नहीं जाता है क्योंकि उसका फोकस सिर्फ इस वक्त ड्राइविंग में था, इसलिए वो नहीं देख पाता है कि प्रिया ने वो फाइल उठा ली पढ़ने के लिए। प्रिया वो फाइल उठाकर जैसे पहला शब्द पति है तो वो चौंक जाती है। डीएनए रिपोर्ट, लेकिन किसकी? इसके लिए प्रिया आगे पति है, लेकिन इस बार और ज्यादा चौंक जाती है क्यों कि उसमें मिस्टर मित्तल और मिसेस मित्तल के साथ साथ वीर का नाम लिखा था और उसमें लिखा था कि वीर का डीएनए उन दोनों से मैच होता है। इसे पढ़ने के बाद प्रिया का तो दिमाग खराब हो जाता है और अपने मन में कहती है, क्या वीर अंकल आंटी का बेटा है? लेकिन कैसे? फिर वो रिया को देखती है। इसके बाद वो वीर को देखती है। इन दोनों की शक तो मिल रही है, कुछ क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब वहीं पर चलकर पता चलेगा। करीब पौन घंटे बाद उनकी कार मित्तल मैंशन के गेट के बाहर रुकती है। अब तक प्रिया ने वो फाइल वहीं पर रख दी थी जहां से उसने वो फाइल उठाई थी। कार रोककर वीर प्रिया से कहता है, प्रिया क्या तुम जाकर गेट खुलवा सकती हो, क्योंकि मुझे यहाँ कोई नहीं जानता है। जिस पर प्रिया उसकी ओर देखती है और अपने मन में कहती है, क्या एक्टिंग कर रहा है, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद प्रिया कार से निकल जाती है। उसके निकल जाने के बाद वीर एक नज़र रिया को देखता है, फिर अपने पास कुछ निकाल कर वो रिया के मुंह में डाल देता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, रिया मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, देखना जल्दी ही तुम फिर से वैसी हो जाओगी जैसे पहले थी। इसके बाद वो बाहर देखने लगता है। थोड़ी ही देर प्रिया वापस आ जाती है और कार में बैठ जाती है। वीर सामने देखता है कि गेट खुल रहा था। जैसे ही गेट खुलता है वैसे वो कार स्टार्ट कर देता है और आगे बढ़ा देता है। कार जैसे मित्तल मैंशन में अंदर एंटर करती है तो वीर को एक अलग ही सुकून मिलता है जो शायद कभी भी वीर को महसूस नहीं हुआ था। वही प्रिया रिया को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन रिया तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से वो और ज्यादा चिढ़ गई थी। वो चिढ़ते हुए वीर से कहती है, इस कुंभकर्ण को उठाओ, इसका घर आ गया है, जाने कब से सो रही है। जिस पर वीर उससे कहता है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम भी सो जाती है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। जिस पर प्रिया हड़बड़ा जाती है और उससे कहती है, नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं तो ऐसे ही। वीर अपनी कार रोकता है और रिया से कहता है, रिया उठो, घर आ गया है। जिस पर रिया कहती है, भाई सोने दीजिए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। जिस पर वीर कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा गिफ्ट प्रिया को दे देता हूँ, फिर मत कहना मैंने तुम्हें उठाया नहीं था। जिस पर रिया की नींद तुरंत ही भाग जाती है और वो वीर से कहती है, नहीं नहीं, मेरा गिफ्ट किसी को नहीं देना, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उसको ऐसे ही हड़बड़ाते उठते हुए देखकर प्रिया और वीर दोनों ही हंसने लगते हैं। उन दोनों को हंसता देखकर रिया को मुंह बन जाता है और वो कार से बाहर निकल जाती है। जिस पर प्रिया और वीर भी कार बाहर आ जाते हैं। वीर एक बार पूरा मैंशन देखता है, फिर उन दोनों से कहता है, चलो अंदर। जिस पर तीनों अंदर चले जाते हैं। वीर ने वो फाइल भी ले ली है। वही रिया तो कब की अंदर चली गई थी। उसके बाद प्रिया और वीर भी मैंशन के अंदर जाते हैं। रिया अंदर जाकर अपने मोम डैड को बुलाती है। उसके बुलाने पर उसके माँ उसके पास आकर कहती है, रिया तुम इतने दिन कहाँ थी, तुम्हें पता भी है हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए, और तुमने एक बार
भी इन्फॉर्म नहीं किया, जिस पर रिया कुछ नहीं कहती है और अपना सर झुका लेती है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और वो रिया की माँ से कहते हैं, अरे तुम भी ना आते ही उससे सवाल जवाब करने लगी, तुम हटो, मैं अपनी बेटी से बात करता हूँ। जिस पर रिया अपने डैड के गले लग जाती है और अपने डैड से कहती है, देखिए न डैड, माँ हमेशा मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाती रहती है। जिस पर उसके डैड कहते हैं, वो आपकी भलाई के लिए तो सब कुछ पूछती है। जिस पर रिया कहती है, डैड अब आप भी खैर ये सब छोड़िए, मुझे आप दोनों से किसी को मिलाना है। जिस पर दोनों रिया से पूछते हैं किससे, जिस पर वो वीर को बुलाती है, वीर भाई। जिस पर वीर उन दोनों के सामने आ जाता है। वीर को देखने पर रिया की माँ और डैड दोनों हैरान हो जाते हैं। वही उसकी माँ तो वीर को देखकर उन्हें अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा था ये नहीं पता था। वही उसके डैड वीर को देखकर अपने मन में कहते हैं, ये लड़के की शक्ल पापा के जैसे क्यों लग रही है कहीं ये। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल आपको मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल ज्वाइन कर लीजिए।